पार्ट 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसमें बहुत सारी परिस्थितियां थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। उसमें उन्होंने सोचा हम देश को विकास करेंगे, लेकिन देश की बहुत सारी खराब स्थितियां थी। जब मुस्लिम लीग ने कहा, किसने? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग ने कहा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, कौन सिद्धांत दिया? द्विराष्ट्र सिद्धांत, कि ब्रिटिश इंडिया, उसमें ब्रिटिश इंडिया था, भारत गुलाम था 200 साल तक लगभग अंग्रेजों गुलाम रहा। तो उन्होंने कहा ब्रिटिश इंडिया के 2 भाग करो और धर्म के आधार पे, किसके आधार पे? धर्म के आधार पे देश के टुकड़े करो, बांटो और जाओ। देश को आजाद मत करो, पहले बांटो फिर जाओ। तो उन्होंने कहा कि एक तो हिंदू धर्म और एक मुस्लिम धर्म के आधार पर, एक भारत और एक पाकिस्तान। महात्मा गांधी शुरू से इसके विरोधी थे। महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि भारत के 2 टुकड़े हो, लेकिन अंत में जाके उन्हें सहमत होना पड़ा, क्योंकि जब तुम बूढ़े होगे तुम्हें पता लगेगा इस बात का कि जब तुम्हारे बेटे बेटे लड़ेंगे तुम लास्ट में कहोगे तुम दोनों न्यारे न्यारे हो जाओ। वही बात महात्मा गांधी के साथ हुई। तो भारत पाकिस्तान में विभाजन हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। और 14 अगस्त को हुआ पाकिस्तान आजाद और 15 अगस्त को हुआ भारत आजाद। उस समय हमारी सरकार चल रही थी। कैसे चल रही थी? अंतरिम सरकार। कौन सरकार? अंतरिम सरकार। हम पढ़ते हैं हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उससे पहले भी सरकार चल रही थी, अंतरिम सरकार। क्योंकि जब अंग्रेज देश को छोड़ गए, माउंटबेटन योजना, कौन सी योजना? लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब हुई थी? ये 3 जून 1947। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब हुई थी? 3 जून 1947। तो जब अंग्रेज देश को छोड़ के गए तो देश चलाना भी चाहिए। जब चुनाव होंगे वो बात तो बात की, लेकिन उस समय देश को कौन संभाले? तो तब तक सरकार कौन चला रही थी? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार चला रही थी। उसके प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 14 अगस्त 15 अगस्त को उस समय संविधान सभा कार्यरत थी। हम पढ़ते संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो संविधान सभा कार्यरत थी। तो संविधान सभा का विशेष सत्र बुलाया गया। कितनी तारीख को? 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। उसका नाम था भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित मुलाकात। क्या नाम था? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित मुलाकात या भेंट। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, और इंग्लिश में से बोलते हैं ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। क्या बोलते हैं? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित मुलाकात। बहुत ही भाषण, फेमस भाषण था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, बोलो क्या नाम था? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित मुलाकात, यानी हमारी वधु से भेंट करेंगे। कब दिया था? 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। किसके द्वारा दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं इसको मिटा दे कैसे। समझ में आया? तो नेहरू जी का भाषण का नाम क्या था? बोलो। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। मुझे व्हाइट बोर्ड थोड़ा, ये स्मार्ट बोर्ड चलाना कम आता है, धीरे धीरे सीखेंगे। व्हाइट बोर्ड में पढ़ा देता, पढ़ाने में कोई नहीं, फिर मजा नहीं आता। ये है तो इसको यूज में ले, पहले पढ़ाया था जैसे नहीं पढ़ाया था। चलो ये चीज हो गई, देश हमारा आजाद हो गया। लेकिन 2 बातों पर सबकी सहमति थी। किन बातों पर? 2 बातों पर सहमति थी। कौन सी 2 बातें? जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश में 2 बातों पर सहमति थी। पहली बात थी कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार द्वारा चलाया जाएगा। सब सोच रहे थे देश आजाद हो गया और हमारे यहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन होगा, देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार द्वारा चलाया जाएगा। और दूसरी बात थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, सबका साथ सबका विकास, यानी सबके भले के लिए काम करेगी सरकार। यानी जब हमारा देश आजाद हुआ उसमें 2 बातों पर सबकी सहमति थी कि लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे जो हमारे देश का विकास करेगी, और दूसरी सबके भले की, सब जाति धर्म सबके आधार पे भला करेगी। ठीक है, अब देखो ये फोटो दिख रहा होगा तुम्हें शुरुआत में, ये वाला फोटो दिख रहा? क्या लिख रहा नीचे? ये फोटो है बंगाल, कलकत्ता 1947 का। एक हाथ में पाकिस्तान झंडा है, एक में ये भारत का झंडा है। तो इसमें खुशी भी थी और गम भी था।
और ये भाषण दे रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, लाल किले की दीवार से देखो, बाकी विद्युत से चिर प्रतिष्ठित भेंट या मुलाकात। फिर यहाँ पे खबर आ रही देखो दूसरे पेज पे, एंड ऑफ 200 ईयर्स ओल्ड ब्रिटिश रूल, 200 साल बाद ब्रिटिश शासन का अंत हो गया, ये उस समय के अखबार की हेडलाइन है। अब देखो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है 14 अगस्त 1947 का, महात्मा गांधी का, साइड में लिख रखा है कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गम का भी। क्योंकि गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि हमारे देश का विभाजन हो, लेकिन अंततः उस परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने विभाजन को स्वीकार किया, लेकिन वो कभी इसके जश्न में शामिल नहीं हुए। हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में। तो एक स्टेटमेंट आपसे पूछ सकते हैं कि स्टेटमेंट किसका है एक नंबर में, तो किसका है ये? महात्मा गांधी का। ठीक है, फिर राष्ट्र निर्माण था, उसमें हमारे सामने 3 चुनौतियां थी। कितनी चुनौतियां थी? ये 2 बता दी मैंने बातें। 3 चुनौतियां राष्ट्र निर्माण के सामने। पॉलिटिकल बहुत सरल है, कहानी की तरह अगर पढ़ो तो, भूगोल बहुत सरल है अगर नक्शे के आधार पर पढ़ो तो, अंग्रेजी बहुत सरल है अगर बोल बोल के पढ़ो तो, और गणित बहुत सरल है अगर कागज चिपकाई फॉर्मूले याद करके पढ़ो तो। ठीक है, तो 3 चुनौतियां कौन सी थी बताओ? देश की एकता और, यानी देश को एकता में बांटना, देश की एकता व अखंडता, कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो। दूसरी, लोकतंत्र की, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने सारे धर्म हैं, संस्कृतियां हैं, रीति रिवाज हैं, तो उनमें लोकतंत्र की स्थापना करना एक कठिन कार्य है। तीसरा, समतावादी नियोजक या समतावादी समाज। जब निबंधात्मक प्रश्न आते हैं उसमें पूछते हैं समतावादी समाज, है ना। समतावादी समाज। जब हमारा देश आजाद हो उस समय कितनी चुनौतियां थी? पहली, देश की एकता व अखंडता को कायम रखना। दूसरी, लोकतंत्र की स्थापना करना। और तीसरी, समतावादी समाज या समतावादी नियोजक की स्थापना करना। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है समतावादी समाज? यानी पहले हमने पढ़ा सबका साथ सबका विकास, सरकार ऐसा काम करेगी जो सबके भले के लिए हो, कोई भी वर्ग जाति धर्म इससे पिछड़ा हुआ न रह जाए। जब हम पढ़ते हैं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पे, लेकिन भारत का विभाजन धर्म के आधार पे नहीं हुआ था। भारत में कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। अपन पढ़ते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धर्म देश का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। पाकिस्तान बना रखा, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा हम देते हैं। प्रस्तावना में ये आता है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आता है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष इसलिए आता है। पंथ निरपेक्ष यानी किसी भी धर्म को लागू नहीं करेगा, सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगा, आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ये उस समय कुछ फोटोग्राफ दे रखे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 के, 12 आना 8 आना दिख रहे हैं, 2 आना, ये उस समय फोटोग्राफ है। फिर कुछ हेडलाइन दे रखी है यहाँ पे, हालांकि पर्सन यहां से नहीं बैठता है, ऊपर ऊपर से बता देता हूं। ऊपर तो देखो ये कुछ कवि हैं, एक है फैज अहमद फैज, इन्होंने कविता लिख रखी है, ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर, ये देश के विभाजन से दुखी थे इसकी कविता। एक इधर है ये वारिस शाह, किताबें होनी चाहिए तुम्हारे पास, नहीं है देखा करो उसमें। ये न्यूज स्टेटमेंट आ रहा है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। 11 अगस्त 1947 को ये फोटो किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग का नेता ही था। पाकिस्तान विभाजन इसकी वजह से हुआ था। इसने कह रखा कि हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान पठान, पंजाबी, सिया और सुन्नी आदि में बटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खन्नी तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में। पाकिस्तान में आप आजाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आजाद हैं, आप अपनी मस्जिद में जाने या किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आजाद हैं। आपके धर्म, आपकी जाति या विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना, यह कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को कराची पाकिस्तान की संविधान सभा में अध्यक्षीय भाषण देते हुए। और इधर हमारे नेहरू जी का स्टेटमेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज्यादा है
कि वे चाहें तब भी यहां से कहीं और नहीं जा सकते, मतलब मुसलमान इतने हैं कहीं और नहीं जा सकते। ये एक बुनियादी तथ्य है और इस पर कोई अंगुली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे या वहां के गैर मुस्लिमों को अपना अपमान और भय के चाहे जितने भी घुट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते हैं तो एक नासूर बन जाएगा, नासूर यानी बीमारी बन जाएगा, जो पूरी राज्य व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद उसको तबाह भी कर दे। मतलब नेहरू जी क्या कह रहे हैं कि सभी धर्मों में बढ़ावा देंगे, अल्पसंख्यक मुसलमान यहाँ पे हैं तो कहीं और नहीं जा सकते, उनकी भी हम रक्षा करेंगे। यानी नेहरू जी एक समाजवादी थे और पंथ निरपेक्ष को मानते थे। अब आता है अगला टॉपिक, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। जैसा मैंने बताया अभी, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात की कि बांटो और जाओ, दो देश बना के जाओ। एक फिल्म देखी होगी तुमने, क्या आ रहा है इसमें, गदर एक प्रेम कथा, देखी? नहीं देखी? गदर फिल्म नहीं देखी? भाग मिल्खा भाग देखी? फिर क्या देखा? सही में नहीं देखी? फिर क्या देखा? इंस्टाग्राम पर रील देखी? गदर फिल्म देखी हो, उसमें सीन आता शुरुआत में भारत पाकिस्तान विभाजन का, देखा? भाग मिल्खा भाग भी देखी, उसमें मिल्खा सिंह के जीवन की बताते, उसमें एक दृश्य आता है कि किस प्रकार से ट्रेनें भर भर के गए थे, लोगों को काट काट के भेजा, इधर से भी मार रहे हैं उधर से भी मार रहे हैं, हिंदू मुसलमान दंगे हुए बहुत बड़े स्तर पर। वो फिल्म इसके ऊपर ही थी। तो एक नेता थे, जब भारत आजाद हुआ था, एक नक्शा दे रखा है यहाँ पे, ये देखो, भारत विभाजन के पहले और बाद में, दिख रहा है? ये पूरा भारत ही था उस समय, लेकिन निर्णय उन्होंने ऐसा लिया कि हम मुस्लिमों को अलग रख देंगे, हिंदुओं को अलग रख देंगे। लेकिन मुसलमान को अलग कैसे रखोगे? अब मुसलमान उन्होंने कहा इधर से लाइन खींच दें, लेकिन बीच में मुसलमान है, भारत के बीच में रहते मुसलमान, बीच में भी हिंदू हैं, उधर भी हिंदू हैं। तो उन्होंने विभाजन किया कि हम कुछ कुछ आधार पर कर ले, जहां पे बहुसंख्यक हैं, जहां पे क्या है, जैसे पंजाब, क्या है, पंजाब का विभाजन किया उन्होंने, इधर क्या उन्होंने बंगाल। आज जो बांग्लादेश है वो पहले पूरी पाकिस्तान था। आज जो बांग्लादेश है ना, ये वाला, ये पूरी पाकिस्तान था और इधर ये पश्चिमी पाकिस्तान था। तो यहाँ के लाहौर साइड में एक नेता थे, उन्हें हम बोलते हैं सीमांत गांधी। क्या बोलते हैं? क्या नाम था? शाबाश, खान अब्दुल गफार खान। बोलो एक बार, खान अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी। ये भी नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो। इन्होंने बहुत कोशिश की कि भारत का विभाजन नहीं हो, क्योंकि गांधी नाम आ रहा, गांधी यानी अहिंसा के पुजारी। लेकिन विभाजन हुआ और इनकी बात किसी ने नहीं मानी। तो प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफार खान। इन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का समर्थन किया, क्या नहीं किया ना? भारत विभाजन का विरोध किया इन्होंने। तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का इन्होंने क्या किया? विरोध किया, समर्थन नहीं किया। ठीक है, अब मैं बता रहा था विभाजन, नक्शा तो मेरे से बनेगा नहीं, कल पीपीटी चलाएंगे। एक तो इधर वाला इलाका और एक इधर वाला इलाका, इसको मिटा देते हैं। ये फोटो देखा, देखो यहाँ पे शरणार्थियों से भरी हुई एक ट्रेन, 1947 का दृश्य है। पहले शुरुआत में सरकार ने क्या सोचा कि ये दंगे अल्प समय के लिए हैं, थोड़ी बहुत ताकत ही होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, 2-5 दिन में रुक जाएंगे। लेकिन सरकार को पता नहीं था कि दंगे इतने लंबे बढ़ जाएंगे, और सरकार के पास कोई योजना भी नहीं थी, योजना नहीं थी कि हम इन दंगों को ऐसे बंद करेंगे। उन्होंने सोचा देश आजाद हो रहा है, लोग खुश रहेंगे, लेकिन वहां पे दंगे ज्यादा भड़क गए। तो एक इलाका इधर था बंगाल का, कौन सा इलाका? बंगाल का, जहां पे मुस्लिम संख्या ज्यादा थी। हिंदू भी यहाँ पे थे, अन्य धर्म भी थे, लेकिन मुस्लिम ज्यादा थे। एक इलाका इधर था पंजाब का, जो पर लाहौर है, लाहौर पूरे भारत में था लाहौर। तो विभाजन किया, एक तो इधर कर लेते अपन, एक विभाजन इधर, एक इधर। अब उन्होंने सोचा क्या करें, क्योंकि ये इलाका मुस्लिम बहुसंख्यक, ये भी मुस्लिम बहुसंख्यक। अब जमीन को यहां से थोड़ी ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। फिर भी उन्होंने किया कि सरकार कह रही तो विरोध कर रही तो करो, तो इधर बना दिया उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान। क्या बनाया?
और ये बन गया पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। अब जो लोग बरसों से रह रहे थे घर में, जैसे कोई लाहौर में हिंदू रह रहा है, उनको कोई योजना नहीं थी सरकारी, तुम इधर से जाओ उधर से, सरकार ने कुछ नहीं कहा। सरकार ने कहा ये विभाजन हो चुका है, अब आप अपना विवेक लो। अब लोग कहां जाए? तो कोई लाहौर में जैसे यहाँ पे रह रहा, उसने अपना घर बार छोड़ा, कुछ घंटों में 5-6 घंटों में यहाँ से छोड़ा, यहाँ से भाग के वो भारत आए शरणार्थी की तरह, रिफ्यूजी की तरह। किसकी तरह? रिफ्यूजी, शरणार्थी बन गए अपने घर में। अब जैसे कोई मुसलमान यहाँ पे रह रहा है हैदराबाद में, अब वो कहां जाए? कहां से जाए? व्यवस्था उसमें बैठेगी नहीं, सरकार कोई योजना थी नहीं। सरकार ने तो कहा कि यहाँ के इधर रह जाओ, यहाँ के इधर रह जाओ। सरकार ने सोचा कोई समस्या इतनी आएगी नहीं, बहुत मुश्किल से तो अपन आजाद हुए अंग्रेजों से, दादाजी में क्या करे जल्दबाजी में। तो इधर बहुत सारे लोग इधर आए, बहुत सारे इधर आए, बहुत सारे इधर चले गए, बहुत सारे इधर चले गए, और कुछ लोग यहीं पे फंस गए। तो दंगे शुरू हुए, हिंदुओं ने मुस्लिम को मारा, मुस्लिम ने हिंदुओं को मारा। जहां पे जैसे यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या है ज्यादा, तो उन्होंने हिंदुओं को मारा। यहाँ पे हिंदू थे, यहाँ पे दोनों आर पार लड़ाई होने लगी, और अपने इस शहर में लोग रेफ्यूजी हो गए। और बहुत सारे लोगों ने अपने बेटे बेटे को मार दिया खुद ने। बड़ी बड़ी लड़कियां थी, कोई बलात्कार करेगा, हत्या करेगी, तो उस डर से उन्होंने मार दिया इज्जत के खातिर। इतनी खराब हुई। और कहा जाता है कि उसमें 80 लाख लोग, कितने लोग? 80 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। कोई इधर गए, कोई उधर गए, और 5 से 10 लाख बड़े बड़े आंकड़ों में बताते हैं कितने लोग मरे थे। 5 से 10 लाख लोग मरे थे। ये भी किताबें दे रखा तुम्हारे। तो 80 लाख शरणार्थी इधर से उधर गए थे, और 5 से 10 लाख लोगों की मौत हुई थी इसके अंदर। तो सबसे बड़ी त्रासदी थी। और उस समय गांधी जी कहां थे? गांधी जी थे नोआखली, बांग्लादेश में स्थान पड़ता है, वहां पे थे गांधी जी। जब देश आजाद हुआ उस समय दिल्ली में नहीं थे गांधी जी। ये फोटो दे रखा उस समय का। कहां पे थे वो? नोआखली, अब का बांग्लादेश, उसमें बंगाल था, वहां पे ये थे। तो गांधी जी गए, गांधी जी ने कहा मैं तो उपवास में बैठूंगा। कहां बैठूंगा? गांधी अहिंसा के पुजारी। अब गांधी जी सोचते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में अहिंसा का मार्ग अपनाया, और यहाँ पे हिंसे हो रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तो गांधी जी ने कुछ दिन वहां पे बंगाल के अंदर नोआखली में, वहां पे नोआखली में भूख हड़ताल की, यानी उपवास रखा। उससे थोड़ा फर्क पड़ा, लोग थोड़े शांत हुए, लेकिन कुछ समय तक ही रहा है, वापस लोग भड़कने लगे। फिर गांधी जी यहाँ पे दिल्ली आ गए। कहां आ गए? दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली आ गए। यहाँ पे उन्होंने उपवास शुरू किया सरकार को करने के लिए। और ऐसे उन्होंने पाकिस्तान को कितने के रुपए दे दिए? 50 करोड़ की। पाकिस्तान तो गरीब है, ले बापड़ो, 50 करोड़ उन्होंने दे दिए। अब गांधी जी वो लोग फैन थे, बहुत सारे लोग विरोधी भी थे। बोले गांधी जी ने मांग रखी है आप उपवास में। तुम्हें पता नहीं हुआ गांधी जी को गोली क्यों मारी? बताऊं? बताऊं क्या है? मैं बताऊं तो बताऊं था। अब गांधी जी एक चेला था, नाम था उसका नाथूराम गोडसे, हिंदुवादी संगठन का था ये, उग्र हिंदुत्व की धारणा थी इसकी। तो गांधी जी ने मांग रखी। वो मांग क्या थी, उसके कारण इसने मारा था कि ये है पूरी पाकिस्तान, ये है पश्चिमी पाकिस्तान। अब ले पाकिस्तान है रो बापड़ा, ये गांधी जी गांधी जी गांधी जी बोला, गांधी जी मैं आधा हिंदू आधा मुसलमान हटा, आधा मुसलमान हटा, तो पाकिस्तान बैठ गयो। अब मैं जाऊं मान यूं और यूं और यूं और यूं और क्यों जानो? फिर यहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे, फिर समुद्र मार्ग पार करिए श्रीलंका के पास होके फिर यहां जाएंगे। तो लंबो पीढ़ी मांगे ते काम करो, मांगे गिलो बना दो, क्या बना दो? एक रास्ता बना दो मांगे जोमेटो होटा हरामो फरा जावा। अब तुम सोचो 2019 का 2025 में भी पहलगाम में, कहा पहलगाम में आके आतंकवादी हमले हो रहे हैं 2025 में भी। पिछले साल हुए थे पहलगाम में आतंकवादी हमले, पहलगाम में जाके भी हमले हो रहे हैं। जो इतनी सिक्योरिटी अपनी भारतीय आर्मी बहुत मानी हुई आर्मी है, देश के टॉप 5 में आती है, विश्व के टॉप 5 की आर्मी में, उसके बावजूद पहलगाम में हमले हो रहे हैं। 2019 में 14 फरवरी के दिन पुलवामा अटैक हो रहा है, इतनी खतरा सिक्योरिटी होने के बावजूद। तो अगर उस समय 1947 में अगर यहां से रोड बन जाता तो भारत सुरक्षित रहता? भारत की अखंडता और खतरा रहता? नहीं रहता एकता अखंडता को। तो इसका लोगों ने विरोध किया। तो गांधी जी का सिक्योरिटी कभी रखते नहीं थे, उनके लोगों ने भी कहा आप सिक्योरिटी रख लो, हिंदुत्ववादी आपके विरोधी हो रहे हैं। गांधी जी नहीं रखी सिक्योरिटी। और गांधी जी एक दिन सुबह अपने आश्रम से आ रहे थे, मंदिर जाते थे, सुबह आ रहे थे, तो एक आया आदमी, उन्होंने उनके पैर छुए और 3 गोली मार दी। वो आदमी था नाथूराम गोडसे, इसलिए मारा था उसने। कारण ये है, अलग अलग कारण है वैसे बहुत तत्कालीन, एक मुख्य कारण उनमें ये भी क्या है। समझ में आया? जब 1951 में भारत में 12% मुस्लिम आबादी थी, कितनी मुस्लिम आबादी,
तो मैंने कहा ना मुसलमान जाए कहाँ, कोई हैदराबाद में रह रहा, कोई दिल्ली में रहा, कोई कहाँ रह रहा, तो इसमें इतनी मुस्लिम आबादी भी थी और वहां पे हिंदू आबादी चली गई बहुत सारे। एक मंदिर है हिंगलाज माता का, नाम सुना कभी? हिंगलाज माता नहीं सुना कभी? जीके पढ़ना। ये फिर महात्मा गांधी हत्या हुई और ये न्यूज में ऐसी खबरें आई। और भारत में अब तक की सबसे बड़ी शव यात्रा, शव यात्रा जानते हो? शव यात्रा, कोई आदमी शांत हो जाता, डेथ हो जाती, वो क्या लिख रहा है? सिवा देखो, जब कोई आदमी डेथ हो जाती शव यात्रा निकालते उसकी। तो भारत की अब तक की सबसे बड़ी शव यात्रा गांधी जी की थी। ना तो उसमें कोई सोशल मीडिया था, ना कोई व्हाट्सएप था, ना इंस्टाग्राम था, फिर भी इतनी बड़ी शव यात्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है रजवाड़ों का विलय। जब देश आजाद हुआ उसमें कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें। उसमें भारत के दो टुकड़े थे, मतलब दो पार्ट थे, टुकड़े भी नहीं कहे अपन, दो भाग थे। एक तो था ब्रिटिश भारत, क्या था? जो सीधा अंग्रेजों के दिन था। एक थी रियासतें रजवाड़े, जिनमें राजा महाराजा शासन करते थे, लेकिन ऊपर से ऑर्डर किसके थे? अंग्रेजों के। समझ में आ रहा है? अंग्रेज कला खेली, की खेली? कला की थी, थी कला, कला ही होगा। उसमें भारत के दो भाग थे, एक तो था ब्रिटिश भारत, क्या था? और एक था देसी रियासतें या रजवाड़े। रियासतें थोड़ी बड़ी होती हैं, रजवाड़े थोड़े छोटे होते हैं, लगभग 565। अब अंग्रेजों ने कहा कि ब्रिटिश भारत तो भारत में बन गया, ठीक है, अब ये रियासतें हैं, ये चाहे तो भारत में जा सकती है, ये चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती है, और ये चाहे तो अकेले भी कैसे आप रह सके। तो पूरा पूरा 565 तो पूरा पूरा राजा। अब राजा हुआ काम मंजूर की मैं भारत का राजा अंग बन जाऊं। अगर भारत का अंग बनूंगा तो फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कल राजा था, अगला वेट टायर राजा डर लगी, राजू को ऐसा न करा। अब भारत का एकीकरण करे कैसे? क्योंकि भारत ऐसा था, अब इतनी सारी छोटी छोटी रियासत है इसमें, अब एकीकरण अपन नहीं करें तो भारत के टुकड़े हो जाएं। इसमें होगा नक्शा, ये वाला देखो आ गया। ये तो ये सब रियासतें दे रखी इसमें। ये हैदराबाद रियासत है, मैसूर है, मद्रास है, बंबई, अजमेर, मेरवाड़ा, ग्वालियर, गुजरात दे रखी है, रामपुर, ये सब रियासतें थी। अब यहाँ पे फोटो भी दे रखा, सही निशान नहीं बना रखा, बना रखा देखो, ये जो दिख रहा है ऊपर लाल टाइप में गुलाबी कलर में, ये तो ब्रिटिश भारत था। वो जो नीला दिख रहा वो थी रियासतें, जो भी नीले दिख रही है इसमें, ये सब रियासतें थी। अगर तुम सोचो कि अगर ये रियासतें इसमें शामिल नहीं होती रियासतें, तो भारत का कैसा होता? ये इलाका अलग, ये देश अलग, ये देश अलग, ये देश अलग, चारों तरफ देश ही देश। ये मणिपुर अलग हो गया इधर से, ये हैदराबाद अलग, ये मैसूर अलग, अजमेर मेरवाड़ा अलग, गुजरात अलग। तो एकीकरण करें तो एकीकरण करें कैसे? एकीकरण करने के लिए कोई दबंग आदमी चाहिए। क्या चाहिए? उड़ उड़ दबंग। तो दबंग आदमी कौन होगा? नेहरू जी, गांधी जी? इसके लिए तो कोई लौह पुरुष चाहिए। कौन चाहिए? भारत का लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को चुना। इनका सचिव था वीपी कृष्ण मेनन और सरदार पटेल मुख्य थे। तो सरदार पटेल ने रियासतों को शामिल किया और एकीकरण अपनी कला चातुर्य से इन्होंने कर भी दिया। लेकिन कुछ रियासतों में समस्या आई, मुख्यतः 4 में। कितने में? एक तो जम्मू, एक हैदराबाद, एक मणिपुर और एक जूनागढ़। बाकी सब तो मान गया, ये 4 थोड़ा नखरा किया था नखरा। जम्मू कश्मीर का मुद्दा मैंने बताया, यहाँ के राजा कौन थे? हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह ने कहा कि आगे और पार्ट में आएगी डिटेल, ये इसमें थोड़ी कम देर की है, कि राजा हरि सिंह ने कहा कि मैं किसी में विलय नहीं होऊंगा। और यहाँ पे कश्मीर का मुद्दा अलग था। कश्मीर में क्या, जम्मू के अंदर तो मुस्लिम आबादी रहती थी, जो कश्मीर है वहां पे कौन सी आबादी रहती थी? मुस्लिम। और राजा था वहां पे हिंदू। तो राजा ने कह दिया मैं अलग रहूंगा। ठीक है, अलग रहूंगा। तो इधर कबाइली हमला हुआ। कौन सा हमला हुआ? कबाइली। कौन सा हमला? बोलो, कबाइली हमला। पाकिस्तान ने कबाइली हमला करवा दिया, यहाँ पे अटैक करवा दिया जम्मू कश्मीर के अंदर। तो राजा हरि सिंह ने फोन लगाया सरदार पटेल को। फोन तो नहीं, उसमें चिट्ठी थी, पत्र भिजवाया कि पटेल साहब पाकिस्तान वाला मांगा पर आक्रमण कर दियो, थार मां की मदद करो। पटेल साहब के मौका करो, आगे काम तो जाना थारो काम जाने तो की करूं बताओ। तो तुम विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर, हाँ, पर विलय
पत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पे साइन करो। तो इसने साइन किए और सुबह इंडियन आर्मी वहां पे पहुंची और कश्मीर को बचा लिया, राजा हरि सिंह को बचा लिया। लेकिन विवाद ये उठा और आगे यूएनओ में गया था 1 जनवरी 1948 को। आगे पार्टों में ये जानकारी आएगी। ठीक है, तो इतना याद करना, जम्मू कश्मीर में भारत का अंग बनाने में थोड़ी समस्या आई थी। राजा कौन थे वहां पे? हरि सिंह। ठीक है, फिर दूसरा है हैदराबाद। हैदराबाद में कौन बैठता था? निजाम। निजाम विश्व के सबसे अमीर आदमी में जाना जाता था, मतलब बहुत रुपये वाला, पैसे वाला निजाम। तो निजाम के मुद्दा शामिल 9। और हैदराबाद देखो बहुत बड़ी रियासत थी। ये फोटो तुम देखो, इतनी बड़ी रियासत हैदराबाद। निजाम के मतलब था ला रहे 9। तो उन्होंने कहा कि निजाम शामिल नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने विरोध किया इसका। जो प्रजा थी, आम जनता, वो इससे परेशान थी निजाम से। इन्होंने इसका विरोध किया। तो इसको विरोध को दबाने के लिए निजाम ने एक आदमी भेजा, सेना बनी, उसका नाम था रजाकार। क्या नाम था? रजाकार। महिलाओं का बलात्कार करते, हत्या करते, जनता को परेशान करते। जनता उनसे पूरी तरह त्रस्त हो चुकी थी, बहुत सारी घबरा चुकी थी। तो सरदार पटेल ने कहा प्रेमो तो न माने, क्या न माने? प्रेमो। इसके खिलाफ करते अपन सैन्य कार्रवाई। क्या करते हैं? सैन्य कार्रवाई। उसका नाम दिया था उन्होंने ऑपरेशन पोलो। क्या नाम दिया था? ऑपरेशन पोलो। पोलो खेल खेलते हैं अपन, ऑपरेशन पोलो। यानी किस रियासत के एकीकरण में सरदार पटेल ने सैन्य कार्रवाई करवाई? किसमें? अरे बोलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? स्पीड ज्यादा है? हेलो, और पढ़ते हैं आप जल्दबाजी की कौन? हैदराबाद। तीसरी रियासत थी मणिपुर। मणिपुर राजा कौन था? बोध चंद्र सिंह। क्या नाम था? बोध चंद्र सिंह ने क्या कहा कि आप बार बार काम संभाल लो, विदेश मंत्री आप कब कर जाओ, रक्षा मामले कर लो, लेकिन अंदर का राजा कौन रहूंगा? मैं ही रहूंगा। तो पटेल का ठीक ठीक राजी हूं। तो पहले उन्होंने ऐसे करके इसको शामिल कर लिया मणिपुर को। लेकिन फिर वहां पे लोकतंत्र की मांग उठी और जबरदस्ती पटेल ने मणिपुर को अपने अंदर शामिल कर लिया। और पहली बार भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होते हैं। कहां पे हुए? मणिपुर। तो मणिपुर के लोग इससे विरोध में थे, क्योंकि पटेल ने ना तो लोगों से पूछा ना राजा से, और जबरदस्ती मणिपुर को शामिल कर लिया। और इसलिए अपन पढ़ते हैं आज भी मणिपुर में दंगे हुए, पढ़ते हैं, इसलिए होते हैं। उसके प्रभाव आज भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो मणिपुर में पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है बताओ? अच्छा भी बोलो वरुण, लड़कियां अतरी हो रही था, थोड़ा हो रही है। शब्द आ रहा है यहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अभी वर्तमान में वोट देने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। लेकिन पहले इतनी थी, पहले कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था 61वां। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। और इसके द्वारा उम्र घटा के इसकी कर दी 18 वर्ष। 61, 21, 18, 61, 21, 18, 61, 21 और 18। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव पहली बार भारत में कहां हुए? मणिपुर में। राजा कौन था यहाँ पे? बोध चंद्र। याद रह जाएगा? कहानी आ रही समझ में? निबंधात्मक प्रश्न में ऐसी लाइनें लिखनी, फिर तो कहानी याद रहेगी तो लिख दोगे। ठीक है। निजाम ने जो लोग भेजे थे, क्या नाम था उनका? सेना बनी थी, क्या नाम था? रजाकार। ठीक है, मणिपुर को बता दिया मैंने। ये कौन सा राजा आपने? जूनागढ़ भी रह गया? जूनागढ़ किताब में से नहीं दे रखा ये। जूनागढ़ में किया गया था जनमत संग्रह। क्या किया था? जनमत संग्रह समझते हो? आना तो बोलो। जूनागढ़ कहां पड़ता है? गुजरात में। जनमत संग्रह क्या मतलब? जनता को पूछा गया कितना घटे बचाओ, भारत में रहो पाकिस्तान में। तो जनमत संग्रह में किसकी विजय हुई? भारत की। और जूनागढ़ रियासत किसमें आ गई? कहानी क्लियर है? टाइम कितना रहा? 10 मिनट बाकी है। 9 में हो गया वो पीरियड है ना। तो राज्य पुनर्गठन कल बढ़ेंगे अपन। ठीक है, कल ये पाठ पूरा हो जाएगा।